गायत्री कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। बीए सेकेंड ईयर राजनीति विज्ञान विषय में हम हमारे विचारक रूसो का अध्ययन कर रहे हैं और रूसो के प्रमुख विचार सामाजिक समझौता सिद्धांत, जिसका हम अध्ययन आज करने जा रहे हैं। देखिए, हमने पिछली कक्षा में सामाजिक समझौते सिद्धांत की शुरुआत कर ली थी, जिसमें हमने दो प्रमुख प्रावधानों पर अध्ययन किया, मानव स्वभाव और उसकी प्राकृतिक अवस्था। आज हम उसको आगे बढ़ाते हुए सामाजिक समझौते को संपन्न करेंगे। लेकिन सामाजिक समझौते संपन्न करने से पहले हम एक बार उसका दोहरान करते हैं कि हम सभी को पता है कि रूसो यहाँ पर जो मानव स्वभाव की व्याख्या करते हैं, आपको समझना होगा कि जिस प्रकार से हॉब्स ने जो मानव स्वभाव का चित्रण किया है, रूसो उसका पूरा खंडन करते हैं। रूसो कहते हैं कि अगर ऐसा होता, क्योंकि हॉब्स क्या कहते थे कि मानव है वो क्रूर, हिंसक और कपटी है। रूसो कहते हैं कि हॉब्स महोदय, अगर मनुष्य इतना क्रूर, हिंसक और कपटी होता तो मानव जाति कभी की खत्म हो जाती, 2-3 पीढ़ियों से आगे बढ़ ही नहीं पाती, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव इतना दुष्ट था। ठीक है। वही लोक की बात करते हैं कि लोक मानव को बहुत सद्गुणों से संपूर्ण और नैतिक मानता है, लेकिन रूसो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि उस समय का जो प्राकृतिक अवस्था में जो व्यक्तियों के जो जीवन है वो बुद्धि द्वारा न चालित न होकर किससे होता था, भावनाओं से होता था। और उनमें क्या भावना थी? एक तो उसमें आत्मरक्षा अर्थात सुख की प्राप्ति करना था, और दूसरा दया अर्थात प्रार्थ। तो इसलिए कह सकते हैं कि दोनों के विचारों के अलावा पूरी तरह से सत्य न मानकर रूसो ये दोनों का ऐसा मिश्रण करते हैं। रूसो कहते हैं कि मानव का जो स्वभाव है वो एक मिश्रित प्रकृति का है, एक मिश्रित प्रकृति का प्राणी है, जिसमें सद्गुण भी पाए जाते हैं और दुर्गुण भी पाए जाते हैं। इस प्रकार से उन्होंने जो मनुष्य स्वभाव है तो बताया है कि आदिम मनुष्य है वो लगभग पशु तुल्य है, क्योंकि जिस प्रकार पशु में कोई विवेक नहीं होता है, उसी प्रकार मनुष्य में, आदिम मनुष्य में किसी प्रकार का विवेक नहीं था। दूसरा, वो दिल से, हृदय से निष्पाप था, अर्थात उसके अंदर किसी प्रकार की दुष्टता नहीं थी और स्वाभाविक रूप से एकदम निर्दोष था। तो इस प्रकार का हमें मानव स्वभाव देखने को मिलता है कि मानव, रूसो का जो सामाजिक समझौते के तहत मानव स्वभाव की जो व्याख्या करते हैं, उसमें मनुष्य को पशु तुल्य, निष्पापी और निर्दोष के रूप में देखते हैं। फिर उन्होंने बताया है कि जो प्राकृतिक अवस्था है, प्राकृतिक अवस्था में उन्होंने बताया कि जो आज की जो मानव सभ्यता है या आज के जो मनुष्य है, उससे कहीं बेहतर, अधिक अच्छी अवस्था में प्राकृतिक अवस्था हुआ करती थी। अतः रूसो उस प्राकृतिक अवस्था को एक आदर्श अवस्था कहते हैं। ठीक है। और उसी के आधार पर उन्होंने वर्तमान समय की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था का पूरा मूल्यांकन किया है। ये बात आपको अच्छी तरह से समझनी है। फिर उन्होंने 2-3 स्टेप में प्राकृतिक अवस्था को बताया है कि जो प्रारंभ में जो हमारा मनुष्य था वो बिल्कुल एकांकी और जंगली जीवन व्यतीत करता था। उसकी इच्छाएं और आवश्यकता बहुत सीमित थी, पूर्णतः हमेशा स्वतंत्र और संतुष्ट और सुखी था। प्रत्येक मनुष्य अन्य के समान था, छोटे बड़े का कोई भेद नहीं था। पशुओं के भांति न तो उनका कोई निश्चित घर था और न ही किसी प्रकार की उनको चिंता थी। ये एक प्रकार के जो प्राकृतिक अवस्था में जंगलीपन की जो अवस्था में दिखाई देती है, वह एक प्रकार के उत्कृष्ट जंगली की अवस्था है। उसमें आज का जो सभ्य मनुष्य है, उसमें जितने दुर्गुण हैं, ऐसे दुर्गुण यहाँ पर किसी प्रकार के नहीं दिखाई देते हैं। इसलिए ये जो अवस्था है वो प्राकृतिक अवस्था बहुत ही एक उत्कृष्ट और आदर्श अवस्था बिल्कुल रूसो बताते हैं। फिर ये रूसो स्पष्ट करते हैं कि जैसे जैसे मनुष्य सभ्यता आगे बढ़ना शुरू की, आविष्कार शुरू हुए, यूँ कहें कि मानव जाति की जो संख्या अर्थात जनसंख्या में वृद्धि हुई, कला विज्ञान में प्रगति हुई। अपन पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में देखते हैं, जैसे मछली का कांटा है, तीर धनुष है, पहिया है, ऐसे उपकरणों का आविष्कार हुआ। तो मनुष्य में धीरे धीरे तेरे मेरे की भावना पैदा हो गई
ये मेरा है, ये तेरा है, ये जगह मेरी है, वो जगह मेरी है, इस प्रकार का तेरी मेरी की भावना, लेकिन बहुत सीमित मात्रा में। लेकिन जैसे जैसे और भी आगे बढ़ते हैं और भी जनसंख्या बढ़ती है, जलवायु में परिवर्तन आता है, भिन्न भिन्न स्थानों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन में अंतर आता है, प्राकृतिक समानता है वो क्या होती है, धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाती है। और प्राकृतिक अवस्था जो है उस समय की जो सुख शांति है उसको नष्ट करने का कार्य इस व्यक्ति के संपत्ति ने ले लिया। अब मानव के मस्तिष्क में क्या हुआ, मोह ने जन्म ले लिया। मोह ने जन्म लेना, उसने सोचा कि ये जो भूमि है, ये जो जगह है, ये जो नदी है, ये जो क्षेत्र है, अगर ये मेरा हो जाए तो मेरे बच्चों को किसी प्रकार की नई जमीन खोजने की परेशानी नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए सबके मन में संपत्ति के रूप में या संपत्ति रूपी एक सर्प है वो मानव समाज में पैदा हो गया। अब हर कोई संपत्ति के पीछे पागल हो रहा है और व्यक्ति के संपत्ति के पीछे सब कुछ दौड़ लगा रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, हमारे समाज की प्राकृतिक अवस्था की जो सुख शांति थी वो अब खत्म सी हो गई। और व्यक्ति के संपत्ति की इस धारणा के कारण प्राकृतिक अवस्था में क्या हो गई, तीव्र संघर्ष आरंभ हो गए। और तीव्र संघर्ष हुए तो क्या हुआ कि जो शक्तिशाली लोग थे ना, उन्होंने तो अधिक भूमि ले ली और जो कमजोर थे उनको भूमि बहुत कम मिली। इस प्रकार समाज में धनी और निर्धन दो वर्ग पैदा हो गए, एक धनी हो गया, दूसरा निर्धन हो गया। अब अमीरों ने क्या किया, निर्धनों पर अत्याचार शुरू किए। किसने, अमीरों ने गरीबों पर अत्याचार शुरू किए। और गरीबों ने फिर जब अत्याचार किए तो गरीबों ने क्या किया, अमीरों के विरुद्ध षड्यंत्र करना आरंभ कर दिया। अब षड्यंत्र चाहे चोरी डकैती हत्या कुछ भी हो, इस प्रकार के शुरू हो गए। अब समाज में दो वर्ग पैदा हो गए, एक स्वामी और दूसरा दास। समझ गया। अब इस प्रकार के जब हो गया तब क्या करें, संघर्ष होता रहे, लड़ते रहे, झगड़ते रहे, कुछ तो करना पड़ेगा ना। तब फिर क्या कहते हैं, रूसो सामाजिक समझौता का अपना प्रतिपादन करते हैं। क्या कहते हैं, देखो, इस उपरोक्त असहनीय स्थिति से छुटकारा पाने के लिए, इस परेशानी से हटने के लिए सभी व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित हुए। मतलब जिस प्रकार से अमीर गरीब स्वामी दास की जो स्थिति बनी हुई थी, एक दूसरे के विरोधी खून के प्यासे बने हुए थे और अशांति का जो माहौल था, इस प्राकृतिक अवस्था में जो अशांति है उससे छुटकारा पाने के लिए सभी मनुष्य एक स्थान पर एकत्रित हुए और एकत्रित होकर उनके द्वारा अपने समस्त अधिकारों का समर्पण किया गया। अपने जो भी अधिकार थे सब अधिकारों को क्या कर दिया, समर्पण कर दिया गया। और ये अधिकार किसी व्यक्ति विशेष में नहीं किए, वरन मानव समाज के लिए किए गए। आई बात समझ में, या किसी हौस की तरह किसी एक व्यक्ति में नहीं किए, यहाँ पर किसके लिए किए, सब मानव समाज में किए कि हम सब मानव समाज के हिस्से हैं, उसके अंग हैं। और जिस प्रकार से मैं मेरे अधिकार को परित्याग करता हूँ, आप भी आप अपने अधिकार को परित्याग करो। और इस प्रकार सब अपने अधिकारों का परित्याग किसके हित में कर दो, मानव समाज के हित में कर दो। अब समझौते के परिणाम स्वरूप संपूर्ण समाज की एक सामान्य इच्छा उत्पन्न होती है। मेरी इच्छा है मैं मेरे अधिकारों को परित्याग करूँ, आपकी इच्छा है, औरों की इच्छा है। ऐसे करते करते समाज के सभी मानवों की इच्छा ये है कि मैं मेरे अधिकारों का परित्याग करूँ। और सबकी एक इच्छा होगी, सब लोगों की एक ही स्वर में सब खड़े हैं, तो एक प्रकार की किस प्रकार की इच्छा जन्म होती है, सामान्य इच्छा का जन्म होता है। आई बात समझ में। और सभी व्यक्ति इस सामान्य इच्छा के अंदर रहते हुए कार्य करते हैं। अब सामान्य इच्छा इस प्रकार से कि हम सब लोगों के आत्मा की, हमारे लोगों के मन विवेक की, बुद्धि की और सबों की एक ही है कि नहीं, हमारी सुरक्षा, हमारा कल्याण हो, इसी में है कि मैं मेरे अधिकारों का परित्याग करूं, सामने वाला भी अपने अधिकारों का परित्याग करे। सभी लोग इस प्रकार के अधिकारों का परित्याग करते हुए हम सब एक समाज में, मानव समाज में समाहित करते हुए एक स्वर में सब कहेंगे। और इस प्रकार हम संपूर्ण समाज की एक सामान्य इच्छा के तहत रहेंगे और सामान्य इच्छा के अंतर्गत रहते हुए जो भी कार्य करेंगे वो करेंगे। ठीक है। इसलिए रूसो कहते हैं कि प्रत्येक अपने व्यक्तित्व और अपनी पूर्ण शक्ति को सामान्य प्रयोग के लिए सामान्य इच्छा के सर्वोच्च निर्देशन के अधीन समर्पित कर देता है तथा एक समूह के रूप में हम ऐसे प्रत्येक व्यक्ति समूह के अविभाज्य अंग के रूप में अपने व्यक्तित्व तथा अपनी पूर्ण शक्ति को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से उन्होंने एक सामान्य इच्छा के निर्माण की बात का उल्लेख किया गया है। एक बात समझ में, इस प्रकार से ये होता है क्या, सामाजिक समझौता। अब देखिए सामाजिक समझौते की क्या क्या विशेषता है, समझिए, ध्यान रखना। समझौता स्थायी है, समझौता अस्थायी नहीं है। क्योंकि रूसो कहते हैं कि समझौते को तोड़ने का तात्पर्य
पुनः एक बार प्राकृतिक अवस्था के उस चरण में पहुंच जाएंगे जब एक दूसरे के विरुद्ध हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, एक दूसरे पर अत्याचार कर रहे हैं। अगर उस स्थिति में जाना चाहते हो तो समझौता तोड़ लो, और उस स्थिति में नहीं जाना चाहते हो तो समझौते के साथ बने रहो। इसलिए आपको यहाँ स्पष्ट होना है कि रूसों का सामाजिक समझौता है वो पूरी तरह से स्थायी है, किसी भी प्रकार से उसको नहीं तोड़ा जा सकता। दूसरा, ये जो समझौता है वो सामान्य इच्छा पर आधारित है। यहाँ पर किसी प्रकार का दबाव नहीं है, किसी प्रकार का अत्याचार नहीं है, किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती नहीं है। सभी व्यक्ति समाज के हित में, मानव समाज के हित में अपने अधिकारों का परित्याग करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये सबकी इच्छा का योग है, न कि किसी एक व्यक्ति या एक व्यक्तियों के समूह का कोई योग। तो आप इसको अच्छे ढंग से समझिए कि ये जो समझौता है वो सामान्य इच्छा पर आधारित है। अब देखिए, जब सब लोगों के इच्छा से ही सामान्य इच्छा का निर्माण होता है तो आपको यहाँ पर किस प्रकार की सर्वोच्च शक्ति की जो एक प्रकार का भाव होता है या आभास होता है वो है लोकप्रिय प्रभुसत्ता। लोकप्रिय प्रभुसत्ता जिसको आज हम हमारे लोकतांत्रिक देशों में आज समझ सकते हैं कि हमारी जो लोकतांत्रिक देशों में जो सत्ता होती है, सरकार होती है, सर्वोच्च शक्ति होती है, वो किसके पास होती है? जनता के पास होती है। तो उसी प्रकार से हम समझ सकते हैं कि सामाजिक समझौते, रूसों का जो सामाजिक समझौता है उसमें जो समाज के सभी लोग मिलकर उस सत्ता का संचालन करते हैं तो कह सकते हैं कि लोकप्रिय प्रभुसत्ता की स्थापना हुई है, क्योंकि ये सभी लोगों ने अपने अधिकारों का परित्याग किसके हित में किया है? मानव समाज में। तो मानव समाज के लोग मिलकर ही अपनी सत्ता, अपनी शासन व्यवस्था का संचालन कर रहे हैं। तो स्पष्ट है कि यहाँ पर लोकप्रिय प्रभुसत्ता की स्थापना होती है, न किसी प्रकार के अधिनायकवाद, न किसी प्रकार के राजतंत्र, किसी प्रकार का कुछ नहीं, लोकप्रिय प्रभुसत्ता की स्थापना होती है। ये बात आपको सामाजिक समझौते तक अच्छे ढंग से समझनी है, ठीक है। ये भी कह सकते हैं कि ये जो सामाजिक समझौता है वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का स्रोत है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि जनता स्वयं उसमें भागीदार होती है, शासन कार्यों में खुद शामिल होती है। जबकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि जनता अपने प्रतिनिधियों को भेजती है और वो प्रतिनिधि शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा न होकर क्या है कि जनता स्वयं मानव समाज के हित में अपने अधिकार को परित्याग करके स्वयं उसकी सामान्य इच्छा का जो निर्माण होता है और उसके द्वारा जो भी निर्णय होंगे वो उसके अनुसार शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे लोकप्रिय प्रभुसत्ता के साथ साथ प्रत्यक्ष लोकतंत्र के भी हमें दर्शन होते हैं, ठीक है। ये बात आपको अच्छे ढंग से समझना है। फिर और भी स्पष्ट करें तो सामाजिक समझौते के माध्यम से हमें स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की स्थापना होती है। देखो, रूसो स्पष्ट कहते थे कि आदिम समाज में जो मनुष्य था वो पूरी तरह से स्वतंत्र था, उस पर किसी प्रकार की रोक टोक कुछ भी नहीं था, एकदम स्वतंत्र प्रकृति का था और सब लोग समान थे, ऊंच नीच जात पात ऐसा कुछ भी नहीं था, समान थे और आपस में सब प्रेम पूर्वक भाईचारे से रहते थे, किसी प्रकार का कोई भी एक दूसरे के विरुद्ध नहीं था। ये जो अवस्था है ये बहुत ही एकदम आदर्श अवस्था है, लेकिन आज हम जहाँ खड़े हैं, हम जहाँ देखते हैं वो बहुत ही खराब स्थिति है। इसलिए ये कहता है कि सामाजिक समझौते के तात्पर्य वो ये इस प्रकार से वो आदिम समाज में जाना चाहता है और जो उसका जो भोलापन और वहाँ का जो जीवन है उसको प्राप्त करना चाहता है। इसका मतलब ये है कि वो पुनः इस सामाजिक समझौते के माध्यम से पुनः उस अवस्था की ओर अग्रसर होता है जहाँ पर स्वतंत्रता है, समानता है और भाईचारा है। तो इस प्रकार के जो आदर्श हैं उनकी हमें एक स्थापना दिखाई देती है और उन्हीं को प्राप्त करना चाहता है। और आपको पता होगा कि आज दुनिया में जहाँ कहीं भी लोकतांत्रिक सरकारें हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वहाँ भी इस प्रकार के मतलब आदर्शों के लिए लड़ाई होती है, उन आदर्शों की स्थापना करने के लिए क्रांतियाँ होती हैं। तो समझ सकते हैं कि सामाजिक समझौते से जो विचार बाहर निकलते हैं आज के समय में वो कितने उपयोगी हैं। दूसरा है कि राज्य के पास बाध्यकारी शक्ति है कि यदि कोई व्यक्ति सामान्य इच्छा का पालन नहीं करता है तो उसे पालन करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। बिल्कुल ये भी शक्ति है कि जब हम सब लोगों ने ये सहमति जताकर, समाज के सभी लोगों ने इस प्रकार सहमति जताई तो कोई व्यक्ति ये कहे कि नहीं मैं सामान्य इच्छा का पालन नहीं करता हूँ तो उसको बाध्य किया भी जा सकता है, क्योंकि किसी एक के हित के लिए सबकी बलि नहीं दी जा सकती। ठीक है, ये आपको समझना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति अधिकारों का समर्पण करता है, लेकिन ये किसी व्यक्ति विशेष के प्रति नहीं परंतु
पूर्ण समाज के प्रति करता है। ये बात आपको मैं पहले ही भी स्पष्ट कर चुका हूँ कि इस सामाजिक समझौते के तहत किसी व्यक्ति विशेष में अपने अधिकारों पर त्याग नहीं है, बल्कि संपूर्ण समाज के हित में किया गया है। इस समझौते के आधार पर व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित नहीं होगी, परंतु वास्तविक स्वतंत्रता की प्राप्ति होगी। ये रूसों का ऐसा यकीन है कि जो आदिम समाज में स्वतंत्रता थी उसी प्रकार की स्वतंत्रता में प्राप्त होगी। किसी प्रकार से स्वतंत्रता को सीमित नहीं किया जा सकेगा। ठीक है। और प्रत्येक व्यक्ति सामान्य इच्छा के अधीन है, और ये सामान्य इच्छा ही राज्य की प्रभु शक्ति है। मतलब सर्वोच्च शक्ति किस में समाहित की है उन्होंने? सामान्य इच्छा। और सामान्य इच्छा मतलब हम सब लोग उसके अधीन है, हम सब लोगों ने मिलकर ही सामान्य इच्छा का निर्माण किया है। सामान्य इच्छा सदैव न्याययुक्त होती है, जनहित उसका लक्ष्य होता है। सामान्य हित, देखो कोई एक व्यक्ति या एक व्यक्तियों का समूह है वो गलत हो सकता है, लेकिन संपूर्ण राज्य की रहने वाली जो जनता है वो कभी भी अन्याययुक्त नहीं हो सकती। सदैव सामान्य इच्छा के साथ एक न्याय जुड़ा होता है, और उसका जो लक्ष्य होता है वो लक्ष्य होता है जनता का कल्याण, जनता का हित करना। इसलिए आप भी समझ सकते हैं कि सामान्य इच्छा हमेशा के लिए न्याययुक्त होती है, कभी भी समाज विरोधी नहीं होती है। ठीक है। अब देखो रूसो यहाँ पर केवल सामाजिक समझौते को स्वीकार करता है, किंतु राजनीतिक समझौते को नहीं। समझौते से किसी सरकार का नहीं, परंतु सामान्य इच्छा पर आधारित प्रभुत्व संपन्न समाज की स्थापना होती है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर सरकार का कहीं पर भी उल्लेख नहीं आता है। यहाँ पर ये उन्होंने बताया रूसो ने कि सामान्य इच्छा के आधार पर एक प्रभुत्व संपन्न समाज की स्थापना होती है, जिसमें सब कुछ या सर्वोच्च शक्ति है वो किस में समाहित होती है? समाज में होती है। और रूसो के समाज या राज्य की सर्वोच्च शक्ति सामान्य इच्छा ही है, जो कि असीमित है, अविभाज्य है। इसको न तो विभाजित कर सकते हैं और न ही किसी प्रकार से सीमित कर सकते हैं। यही विधि का स्रोत है। इसी के आधार पर ही विधि का निर्माण किया जाएगा, और विधि का जो मेन आधारभूत स्रोत वो किसको स्वीकार किया गया? सामान्य इच्छा को, और यही आदर्श है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि सामान्य इच्छा का जो निर्माण होता है और सामान्य इच्छा को अपने राज्य में सर्वोच्च समाज में स्थान दिया गया है। तो ये था रूसो का अपना सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत।